हेलो स्टूडेंट्स। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग राज्यसभा का पार्ट पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग एंड करेंगे राज्यसभा का जो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे कि राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है। राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं। ये सब पॉइंट्स हम लोग बात किए थे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो देख लीजिएगा तो और ज्यादा है ना, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक भी होगा और हम लोग सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर 6 वर्ष का होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि राज्यसभा का चुनाव कब कब होता है, तो आपको मैं बताऊं राज्यसभा का चुनाव हर 2-2 वर्ष में होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि लोकसभा डिसॉल्व नहीं होता है। सॉरी, लोकसभा डिसॉल्व होता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। और मैंने आपको बताया कि लोकसभा जो डिसॉल्व होता है तो वहां पे 543 सीट पर एक साथ चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। राज्यसभा का क्या सिस्टम है तो आप समझिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है यहां से कि 1/3 सीट जो है राज्यसभा का, 1/3 सीट हर 2-2 वर्ष में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शन होता है। मतलब हर 2 साल में राज्यसभा में 1/3 लोग रिटायर्ड होते हैं और 1/3 लोग क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। मतलब 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 1/3 लोग निर्वाचित हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक ही साथ सारे मेंबर का मेंबरशिप, मतलब उसका टेन्योर जो है, उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त ना हो। तो इसलिए राज्यसभा को डिजाइन किया गया है। तो बोला गया कि राज्यसभा का हर 2-2 साल में क्या होगा, इलेक्शन होगा। ये सिस्टम कैसे है, जैसे एग्जांपल में लेता हूं। जैसे मान लो 2010, 2012, 2014, जैसे मान लो 2010 में 1/3 लोग चुनाव लड़े। 1/3 सीट पर चुनाव होता है। आप मुझे बताओ, जो 2010 में 1/3 लोग ने चुनाव लड़ा, ये अपने कार्यकाल से सेवानिवृत्त कब होंगे, तो 2016 में। क्योंकि कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो 2016 में 1/3 लोग क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त, मतलब रिटायर हो जाएंगे, है ना, पद खाली कर देंगे। रिटायरमेंट का यहाँ पे मतलब ये मत समझना कि रिटायर होने का मतलब वो फिर कभी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, नहीं। उस कार्यकाल से रिटायर हो जाएंगे। ये व्यक्ति जो 1/3 लोग चुनाव लड़ते हैं, ये लोग फिर से चुनाव लड़ना चाहे तो वो लड़ सकते हैं। इसके लिए कोई रोक हमारे यहाँ नहीं है। जितनी बार चुनाव वो चाहे लड़ सकते हैं, जब तक चाहे वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके लिए कोई उम्र सीमा भी नहीं तय किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, एक 1/3 है ना। मैं अभी आपको बताऊंगा मिनिमम और मैक्सिमम, है ना, उम्र कितना होता है। अभी क्वालिफिकेशन बताता हूँ राज्यसभा के। तो 2016 में ये रिटायर किए। तो 1/3 लोग जब रिटायर करेगा तो उतने लोग तो फिर भरा भी तो जाएगा, मतलब इलेक्शन भी तो होगा। तो 1/3 लोग रिटायर किया, फिर उतना ही सीट पर क्या होगा, इलेक्शन होगा। जो 2012 में आया था वो 2018 में रिटायर करेगा। जो 2014 में आया था वो 2020 में। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर दो दो वर्ष में क्या हो रहा है, हर 2-2 साल में क्या हो रहा है, 1/3 लोग जा रहे हैं, 1/3 लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि राज्यसभा में जो टोटल सीट, जितना इलेक्टेड मेंबर का सीट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उस सारे सीट पर एक साथ चुनाव नहीं होता है। इसका मतलब 2-2 साल में चुनाव इसमें रखा, ये प्रोसेस में चलते रहता है। तो हर 2-2 साल में राज्यसभा का क्या होता है, चुनाव होता है। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। तो 1/3 सीट इलेक्ट होता है कितना, हर 2-2 साल में। एग्जाम में कभी ऑप्शन देगा 4 साल में, 5 साल में, या कभी कभी बहुत करीबी ऑप्शन देता है कि 2 साल में कितने लोग रिटायर होते हैं, तो 1/3, 2/3 ऐसे करके ऑप्शन देता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 1/3 आप उसमें टिक कीजिएगा। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो ये एक, तो ये। अब एक चीज समझिएगा कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए जो सदस्य इसमें होते हैं, उनका योग्यता क्या होता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहला चीज तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या लगता है, 10 पास या मास्टर वास्टर होंगे, ग्रेजुएशन होंगे, इंटर होंगे, 10 कितना होंगे, अंगूठा छाप चलेगा। चलिए मैं आपको बताऊं, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारे यहाँ नहीं रखा गया है ना। बिल्कुल अंगूठा छाप भी अगर होंगे तो भी चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा आगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट है, वहां पे ये डिस्कशन चला था कि पढ़ाई लिखाई या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहां पे दे या ना दे, उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले आप समझ लो इनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, तो पहला चीज तो आप ये समझना, कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए।
तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना, तो ये तो बहुत आसान है। उम्र यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम 30 साल उम्र होना चाहिए। तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष है ना पूर्ण कर चुका हो, मतलब 30 साल है ना, कंप्लीटेड 30 इयर्स ऑफ एज। तो आप समझना 30 वर्ष उसका अगर हो चुका है तो वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम एज कितना है? तो मैक्सिमम कयामत तक, मतलब जब तक जीवित है, कोई मैक्सिमम एज नहीं है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 30 साल मिनिमम एज होता है राज्यसभा में एंट्री करने का। उसके बाद आप जब तक चुनाव लड़ते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, आप आते जाइए, कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है। तो कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम एज 65 साल है, 70 साल है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। 100 साल भी अगर हो गया है किसी का तो वो भी जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई भी वो नॉट ऑन प्रॉफिट पोस्ट, याद रखिएगा लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, है ना। प्रॉफिट पोस्ट को हिंदी में बोलते हैं लाभ का पद, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ का पद। तो कोई भी लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है? जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, आप जब उस पोस्ट पर जाइएगा, आप ऑफिसर बनिएगा, आप किसी सिस्टम में, है ना, कोई भी प्यून से लेकर के आईएएस ऑफिसर तक, है ना, जितना ये सब पोस्ट होता है सारा क्या होता है? लाभ का पद। इसको प्रॉफिट पोस्ट माना जाता है। मतलब सरकारी तंत्र में, है ना, गवर्नमेंट पोस्ट जो होता है, सरकारी पद जो होता है, उसको क्या माना जाता है? लाभ का पद माना जाता है प्रॉफिट पोस्ट पे। तो अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट पोस्ट को त्यागना पड़ेगा। याद रखिएगा प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आता। कुछ कुछ पोस्ट और है जिसको अपवाद में रखा गया है। लाभ का पद में जब अलग से बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कौन कौन सा पोस्ट है, कौन कौन सा अपवाद है, किस आर्टिकल में आता है, सारा चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखना सरकारी पोस्ट, ऐसे सिंपल भाषा में समझना, सरकारी पद जो होता है उसको लाभ का पद बोलते हैं हम लोग। और वो अगर उस पद पे है तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये इतना है ना, ये इसका। इसके अलावा पगला उगला नहीं होना चाहिए, मतलब दिमाग में सही होना चाहिए, है ना, दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज, ये प्रावधान इसमें किया गया है। बाकी कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिया गया। दो आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, राज्यसभा से जुड़ा हुआ है ना, वो आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले दो आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझ लीजिए। एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 249। यहां से भी सवाल आ जाता है आर्टिकल 249 से। आर्टिकल 249 क्या होता है, इसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़िएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाने के लिए तीन प्रकार का, तीन लिस्ट दिया गया। एक को हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, है ना, हिंदी में बोलते हैं संघ सूची, है ना, संघ सूची। एक होता है स्टेट लिस्ट, इसको बोलते हैं राज्य सूची। और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीन सूची है, मतलब तीन लिस्ट है। इस लिस्ट में क्या लिखा गया? तो इस लिस्ट में बहुत सारा विषय लिखा गया। जैसे मान लो यूनियन में लिखा हुआ डिफेंस, आरबीआई, बैंकिंग, है ना, बहुत सारा विषय लिखा गया, सब्जेक्ट लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट लिखा है उससे रिलेटेड कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा, मतलब केंद्र सरकार बनाएगा, मतलब वो पार्लियामेंट में बनेगा। स्टेट लिस्ट में जो भी विषय लिखा गया है इससे जुड़ा हुआ कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। जो बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब जो सरकार है, ये लोग किस किस विषय पर कानून बना सकता है वो स्टेट लिस्ट में लिखा गया, वहां पे लिखा हुआ लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब हो गया जहां पे यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट, कुछ टॉपिक ऐसा, कुछ सब्जेक्ट ऐसा रखा गया जो कॉमन रखा गया, जिसमें केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। उसको हम लोग किस में रखते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब शिक्षा से रिलेटेड कानून केंद्र सरकार भी बना सकता है और कोई भी राज्य सरकार भी बना सकता है, ये होता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब समझिएगा एक बात और, कि यूनियन लिस्ट में जो भी विषय लिखा गया है, इस लिस्ट में जो भी विषय लिखा गया वो राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, वो कानून नहीं बना सकता। वैसे ही स्टेट लिस्ट में जो भी विषय लिखा गया है वो यूनियन गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकता। बात समझ में आ रहा? मतलब यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगा। स्टेट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट नहीं बनाएगा, केंद्र सरकार नहीं बनाएगा, और यूनियन लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। ये स्पष्ट हो गया? अब समझिएगा आर्टिकल 249 एक स्पेशल पावर देता है राज्यसभा को। स्पेशल पावर क्या देता है राज्यसभा को? कि राज्यसभा अगर चाहे तो ये किसी भी राज्य के लिए स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकता है।
ये समझ में, मैंने अभी बोला कि नहीं बना सकता, फिर यहाँ पे क्या, ये एक स्पेशल पावर देते, एक इमरजेंसी का कंडीशन में। कहने का मतलब क्या है, जैसे समझना, राज्य सरकार स्टेट लिस्ट में कानून बनाता है, कानून कहाँ पे बनाएगा, विधानसभा में, जो उसका लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसी में, है ना, लेजिस्लेटिव बॉडी में अपना बनाता है। तो अगर मान लो राज्य सरकार गिर गया, उसका डिसॉल्व हो गया, विधानसभा डिसॉल्व हो गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लोकसभा डिसॉल्व होता है, वैसे विधानसभा भी राज्यों में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। मान लो राज्य में विधानसभा डिसॉल्व हो गया, और राज्य में जब विधानसभा डिसॉल्व हो गया, उसी समय अचानक से जरूरत पड़ जाए कि उस राज्य में किसी विशेष कानून की, और वो कानून उस राज्य में नहीं है, और वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो उस कंडीशन में राज्यसभा के पास ये पावर दिया गया है कि आप आर्टिकल 249 का प्रयोग कीजिए और उस विशेष राज्य के लिए वो कानून आप बना दीजिए। और याद रखिएगा, वो कानून बना के वो लागू कर सकता है, लेकिन हाँ, ये कानून कयामत तक लागू नहीं होता है। मतलब राज्य सरकार जब आता है, नया सरकार जब बनता है, तो उसकी मर्जी, वो चाहे तो कानून को कंटिन्यू करे तो वो अपने विधानसभा से पास करेगा, या फिर उसको क्या कर दे, समाप्त कर दे। तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए आर्टिकल 249 का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा कैन मेक लॉ, है ना, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। क्लियर है ना, मतलब राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्टेट लिस्ट, है ना, तो राज्यसभा स्टेट लिस्ट, है ना, स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना सकता है। एक तो आर्टिकल 249 में, ये एकदम याद रख, कभी भी पूछता है कि क्या राज्यसभा स्टेट लिस्ट पर कानून बनाता है, तो बना सकता है। क्या लोकसभा, नहीं, लोकसभा नहीं, लोकसभा जाएगा, लेकिन इसके बाद जब मैं बिल पढ़ाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ तक क्लियर है। एक आर्टिकल और समझ लीजिए आप, वो है आर्टिकल नंबर 312। मैं ये दो आर्टिकल इसलिए बता दिया क्योंकि राज्यसभा से जुड़ा हुआ था, तो ये भी आप फैक्ट आपको ध्यान रखना। 312 में क्या आता है, तो 312 में आता है ऑल इंडिया 312 में आता है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस, हिंदी में इसको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय सेवा। अब ये क्या होता है ऑल इंडिया सर्विस, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऑल इंडिया सर्विस किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 312 में। ऑल इंडिया सर्विस किसको हम लोग कहते हैं, ऐसा सर्विस जो ऑल ओवर इंडिया में काम करे, नाम ही से जाओ ऑल इंडिया सर्विस, मतलब अखिल भारतीय सेवा। तो तीन सेवा जो है ये ऑल इंडिया सर्विस में आता है। कौन कौन सा सेवा, एक आता है आईएएस का, एक है आईपीएस का, और एक बोलते हैं आईएफओएस का। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये प्रशासनिक, है ना, सर्विस जो होता है, इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफओएस क्या होता है बताओ आप लोग, फॉरेन सर्विस की फॉरेस्ट सर्विस, तो ये फॉरेस्ट सर्विस, है ना, वन विभाग, है ना, याद रखना फॉरेस्ट, तो फॉरेन सर्विस मत समझ लेना, क्योंकि देखो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन सा सर्विस आता है, तो याद रखिएगा ऑल इंडिया सर्विस में ये तीन सर्विस आता है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, है ना। ये क्या है समझना, ऑल इंडिया सर्विस ऐसे हम लोग पढ़ेंगे अलग से, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे तो यूपीएससी पढ़ेंगे हम लोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इनका जो सिलेक्शन है वो कौन करता है, यूपीएससी करता है ना, तो यूपीएससी करता है। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऑल इंडिया सर्विस का गठन कौन करता है, तो वो करता है राज्यसभा, है ना, तो राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट ऑल इंडिया सर्विस, है ना, अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है, राज्यसभा करता है। क्लियर है ना। तो ये एक हो गया बेसिक फैक्ट्स जो राज्यसभा से जुड़ा हुआ है ना। अब जो है बिल कैसे पास होता है उसको मैं तब बताऊंगा जब लोकसभा हम लोग पढ़ लेंगे, राज्यसभा तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद, लोकसभा। तो राज्यसभा इतना हम लोग रहने देते हैं, लोकसभा हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।